बॉलीवुड की 4 शेरनियां जिन्होंने सिस्टम को हिला दिया। क्या आपको वो 80 और 90 का दशक याद है जब बॉलीवुड पर खान और कुमार का राज था और हीरो की एंट्री पर सीटियां और तालियां बजती थी। उस दौर में सिनेमा का मतलब था एक्शन, रोमांस और ढेर सारा नाच गाना। उन फिल्मों की कहानियां हमेशा एक मर्द के इर्द गिर्द घूमती थी और उन फिल्मों की फीमेल्स या तो हीरो की खूबसूरत प्रेमिका होती थी या फिर बेबस माँ और बहन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दौर में पर्दे के पीछे 4 ऐसी शेरनियां थीं जो बिना दहाड़े चुपचाप पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही थी। ये कहानी उन महिला निर्देशकों की है जिन्होंने कैमरे को अपना हथियार बनाया और फिल्में गढ़ी, जिन्हें बनाने की हिम्मत आज भी कई लोग नहीं कर पाते। तो मिलिए बॉलीवुड की उन 4 शेरनियों से जिन्होंने मेल डोमिनेंस की जड़ों को हिला कर रख दिया। जब 80 के दशक का सिनेमा बदले की आग में जल रहा था, तब एक डायरेक्टर थी जिनकी फिल्में ठंडी हवा की झोंके की तरह आई और उनका नाम था सई परांजपे। सई की खासियत ये थी कि वो सिस्टम से लड़ी नहीं, बल्कि उसके बगल में एक अपनी ही दुनिया खड़ी कर दी। जहां आम इंसान हीरो थे, उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छी कहानी कहने के लिए ना तो मार धाड़ की जरूरत है और ना ही भड़कीले सेट्स की। साई परांजपे का सिनेमाई सफर 70 के दशक में शुरू हो गया था, जब उन्होंने बच्चों के लिए जादू का शंख 1974 जैसी फिल्में बनाई। लेकिन 80 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को वो फिल्म दी जो आज मील का पत्थर मानी जाती है। उनका संघर्ष किसी हीरो की तरह विलन से लड़ने का नहीं था, बल्कि एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में अपनी सादगी और संवेदनशीलता को बचाए रखने का था। जहां बड़े बड़े डायरेक्टर मसाला फिल्में बनाकर पैसे पीट रहे थे, वहीं सई उन कहानियों पर दांव लगा रही थी जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था। सई के अंदाज को उनकी 2 फिल्मों से बेहतर समझा जा सकता है। उसमें से पहले थी स्पर्श। साल 1980 में जब कुर्बानी जैसी एक्शन फिल्में धूम मचा रही थी, तब सई ने स्पर्श बनाई। यह फिल्म एक नेत्रहीन स्कूल के प्रिंसिपल और एक विधवा टीचर की प्रेम कहानी थी। सोचिए, उस दौर में जब हीरो का मतलब था हैंडसम और ताकतवर, तब सई ने एक ऐसे नायक को चुना जो देख नहीं सकता था। फिल्म ने अंधेपन को किसी कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानी जज्बात के तौर पर दिखाया। नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी ने इस फिल्म में जो अभिनय किया, वो आज भी एक्टिंग की किताबों का हिस्सा है। स्पर्श ने दिखाया कि प्यार और इंसानी रिश्ते देखने से ज्यादा महसूस करने की चीज है। इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीते और ये साबित कर दिया कि बिना शोर शराबे के भी एक बड़ी और जरूरी बात कही जा सकती है। स्पर्श की गंभीर दुनिया के ठीक 1 साल बाद सई ने चश्मे बद्दूर जैसी हल्की फुल्की कॉमेडी बनाकर सबको चौंका दिया। यह दिल्ली के 3 दोस्तों की कहानी है जो एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। उस दौर में जहां कॉमेडी का मतलब था डबल मीनिंग, डायलॉग या हीरो का अजीबो गरीबो हरकतें, वहीं चश्मे बद्दूर अपनी मासूमियत में बेहद स्वाभाविक थी। उसके किरदार इतने असली थे कि हर कॉलेज जाने वाला लड़का लड़की उनसे खुद को जोड़ पाया। फिल्म के डायलॉग और किरदार जैसे मिस चमको लोगों की जुबान पर चढ़ गया। चश्मे बद्दूर एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने इस सोच को तोड़ दिया कि सिर्फ एक्शन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर राज नहीं करती। सई की विरासत उनकी सादगी में है। उन्होंने सिखाया कि सिनेमा सिर्फ चकाचौंध का नाम नहीं, बल्कि हमारी आपकी जैसी आम जिंदगियों का आईना भी है। उनकी फिल्में आज भी इसलिए दिल को छू जाती है क्योंकि उनमें एक ठहराव है, एक सुकून है जो आज के तेज रफ्तार सिनेमा में कहीं खो गया है। उन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सई परांजपे ने यह साबित किया कि एक शेरनी हमेशा दहाड़ती नहीं, कभी कभी उसकी खामोशी भी सिस्टम को हिलाने के लिए काफी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी फीमेल डायरेक्टर की कहानी पर। अगर सई परांजपे ने हमें आम जिंदगी में हीरो दिखाया, तो अब मिलिए उस निर्देशक से जिसने समाज के सबसे असहज सच को कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनका नाम है अपर्णा सेन। ये बंगाली सिनेमा की एक कामयाब अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने जब कैमरे के पीछे जाने का फैसला किया तो ऐसी कहानियां चुनी जिन्हें कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी।
उनका सिनेमा स्त्री मन की उन गहराइयों में उतरता है जहां समाज की बनाई दीवारों के पीछे उसकी अपनी इच्छाएं और सपने दफन हो जाते हैं। अर्पणा सेन का संघर्ष डबल था। एक तो महिला होने के नाते इंडस्ट्री में जगह बनाना और दूसरा ऐसी फिल्में बनाना जो पारंपरिक सोच पर सीधा सवाल करती थी। उनके लिए फिल्में बनाना सिर्फ कला नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो पहले नजर डालेंगे अपर्णा सेन की फिल्म 36 चौरंगी लेन पर। अपर्णा सेन ने अपनी निर्देशक की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से की जो हिंदी में नहीं बनी थी। 36 चौरंगी लेन एक अंग्रेजी फिल्म थी और इसकी मुख्य किरदार थी कलकत्ता में रहने वाली एक अकेली बूढ़ी एंग्लो इंडियन टीचर। 1981 में जब हिंदी सिनेमा जवानी और रोमांस के गीत गा रहा था तब अपर्णा सेन बुढ़ापे और अकेलेपन पर एक खामोश कविता लिख रही थी। फिल्म की कहानी वॉयलेट स्टेनहेम की है, जिसके घर को एक युवा जोड़ा अपने रोमांस के लिए इस्तेमाल करता है, फिर उसे जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकता है जैसे कोई पुराना फर्नीचर हो। इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना लगभग नामुमकिन था। शशि कपूर ने हिम्मत दिखाकर इसे प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने न केवल बेस्ट डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड जीता बल्कि अपर्णा सेन के लिए अवार्ड्स की एक लंबी लाइन की बस शुरुआत की। 36 चौरंगी लेन अगर एक खामोश लहर थी तो परोमा एक तूफान थी। ये फिल्म अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। इसकी कहानी परोमा नाम की एक शादीशुदा घरेलू महिला की है जिसकी जिंदगी पति, बच्चों और परिवार की देखरेख में ही सिमट कर रह गई है। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो बस किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक विदेशी फोटोग्राफर उसकी जिंदगी में आता है और दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि परोमा की खुद को खोजने की यात्रा थी, जिसमें उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं, अपना भी एक वजूद है। फिल्म का क्लाइमेक्स उस दौर के लिए एक धमाका था। जब परोमा के अफेयर के बारे में परिवार को पता चलता है तो वो टूटती नहीं है बल्कि पहली बार अपने लिए खड़ी होती है। 1984 में एक शादीशुदा महिला का अपना पहचान और अपनी इच्छाओं को इस तरह स्वीकार करना एक बहुत बड़ी और साहसी बात थी। फिल्म पर खूब विवाद हुआ, इसे समाज के लिए खतरा बताया गया, लेकिन अपर्णा सेन ने एक ऐसी बहस छेड़ दी थी जो आज तक जारी है। अपर्णा सेन की विरासत उनकी बेबाकी है। उन्होंने अपने फिल्म के जरिए प्रतिसत्ता और उन परतों को उधेड़ा जिनके नीचे एक औरत का दम घुटता है। उन्होंने दिखाया कि एक औरत सिर्फ माँ, पत्नी, बेटी नहीं होती बल्कि सबसे पहले वो एक इंसान होती है। आज जब हम महिला केंद्रित फिल्मों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव अपर्णा सेन जैसी शेरनी ने ही रखी थी। अपर्णा सेन ने शहरी महिलाओं की मानसिक उलझनों को पर्दे पर उतारा तो हमारी अगली शेरनी ने कैमरे के भारत के उन गांवों और कस्बों की तरफ मोड़ा जहां औरत की आवाज को सदियों से कुचला गया था। उनका नाम था कल्पना लाजमी। कल्पना लाजमी सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक एक्टिविस्ट थी जिनका कैमरा अन्याय के खिलाफ एक हथियार की तरह गरजता था, जिनकी फिल्में देखना किसी खूबसूरत सपने जैसा नहीं बल्कि एक कठोर हकीकत से टकराने जैसा था। कल्पना का संघर्ष जमीनी था। उन्हें न सिर्फ पुरुष प्रधान इंडस्ट्री से लड़ना पड़ा बल्कि पैसों की कमी, सेंसर बोर्ड और सामाजिक विरोध से भी जूझना पड़ा। वो ऐसी कहानियां कहती थी जिन्हें सुनकर समाज असहज हो जाता था। इसलिए उनकी फिल्मों को बनाना और रिलीज करना हमेशा एक जंग लड़ने जैसा रहा। 1993 में आई रुदाली कल्पना लाजमी की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। ये महाश्वेता देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म राजस्थान के उस रिवाज के बारे में थी जहां ऊंची जाति के पुरुषों के लिए मरने पर शोक मनाने के लिए निचली जाति की महिलाओं को किराए पर बुलाया जाता था। उन महिलाओं को रुदाली कहते थे जिनका पेशा ही रोना था। फिल्म की मुख्य किरदार सनीचरी है जिसका जीवन दुखों से भरा है पर उसकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरता। फिल्म के अंत में जब उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलता है तो उसका सालों से दबा दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। डिम्पल कपाड़िया ने सनिचरी के किरदार में जान डाल दी थी और इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। रुदाली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये सामंती और जातिवादी समाज पर एक करारा तमाचा थी। भूपेन हजारी का संगीत और गुलजार के लिखे गीत खासकर दिल हूं हूं करे आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं।
अगर रुदाली ने सामाजिक अन्याय को दिखाया तो दमने ए विक्टिम ऑफ मैरिटल वायलेंस ने इस हिंसा को दिखाया जो बंद दरवाजे के पीछे होती है। यह घरेलू हिंसा पे बनी सबसे क्रूर और सच्ची फिल्मों में से एक है। फिल्म की कहानी दुर्गा की है, जिसकी शादी एक अमीर और हिंसक आदमी से हो जाती है। उसका पति उसे हर रोज मारता है, प्रताड़ित करता है, लेकिन समाज और कानून कोई उसकी मदद नहीं करता। सब उसे ही यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पति परमेश्वर होता है और यही उसका भाग्य है। फिल्म दर्शकों को तब तक झंझोड़ देती है जब दुर्गा रोज रोज की हिंसा से तंग आकर अपने पति को मार देती है। यह सीन सवाल पूछता है कि क्या एक औरत को अपनी जान बचाने का हक भी नहीं है। कल्पना का मकसद किसी को खुश करना नहीं, बल्कि समाज को वो आईना दिखाना था जिसे वो देखने से कतराता है। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को भी नेशनल अवार्ड मिला। कल्पना लाजमी ने साबित कर दिया कि एक अच्छा निर्देशक किसी भी एक्टर से उसका बेस्ट काम निकाल सकता है। उन्होंने उन औरतों की कहानियों पर पर्दे पर दिखाई जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उनका सिनेमा हमें याद दिलाता है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली औजार भी है। कल्पना लाजमी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनी रही। कल्पना लाजमी ने देश के भीतर सच्चाइयों का उजागर किया, तो हमारी चौथी शेरनी ने भारत की कहानियों को दुनिया के सामने इस तरह रखा कि भूचाल आ गया। उनका नाम है दीपा मेहता, एक इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर जिनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक धमाके रही। उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जिन्हें हमारा समाज अक्सर कालीन के नीचे छिपा देता है। दीपा मेहता का संघर्ष किसी एक फिल्म की नहीं, बल्कि उनकी पूरी एलिमेंट्स ट्रायलॉजी फायर, अर्थ और वाटर की कहानी है। उन्हें धमकियां मिली, उनके सेट जलाए गए, उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन यह शेरनी कभी नहीं डरी। 1996 में दीपा मेहता ने फायर बनाई। ये दो देवरानी जेठानी राधा और सीता की कहानी थी, जो अपने अपने पतियों से उपेक्षित हैं और एक दूसरे में प्यार और सहारा पाती है। ये भारत की पहली मुख्यधारा फिल्में में से एक थी जिसने दो औरतों के बीच के समलैंगिक रिश्ते को इतनी ईमानदारी से दिखाया कि रिलीज होते ही हंगामा मच गया। कट्टरपंथी संगठनों ने इस भारतीय संस्कृति पर हमला बताया, सिनेमा घर में तोड़फोड़ की गई और फिल्म को बैन करने की मांग उठी। उनका तर्क था कि हमारे समाज में लेस्बियन नहीं होते। फायर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन बन गई जिसने भारत में समलैंगिकता और अभिव्यक्ति की आजादी पर एक नई बहस शुरू कर दी। फायर का विवाद तो बस एक शुरुआत थी। दीपा मेहता की असली लड़ाई वाटर को बनाने में हुई। यह फिल्म 1930 के दशक में बनारस के विधवा आश्रम की दर्दनाक जिंदगी पर आधारित थी। यह दिखाती है कि कैसे धर्म के नाम पर विधवाओं का शोषण होता था और उनकी जिंदगी नर्क बना दी जाती थी। साल 2000 में जब दीपा वाराणसी में इस फिल्म की शूटिंग करने पहुंची तो हजारों की भीड़ ने यह कहकर विरोध शुरू कर दिया कि यह फिल्म धर्म को बदनाम कर रही है। फिल्म के सेट को तोड़कर गंगा नदी में फेंक दिया गया और दीपा मेहता को जान से मारने की धमकियां मिली। सरकार के हाथ खड़े कर देने के बाद शूटिंग रोकनी पड़ी। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन दीपा मेहता ने ऐसा नहीं किया। कई साल इंतजार करने के बाद उन्होंने 2005 में एक नई कास्ट के साथ गुप्त रूप से श्रीलंका में इस फिल्म की शूटिंग पूरी की। और विडंबना देखिए, भारत की कहानी को भारत में ही कहने की इजाजत नहीं मिली। जब वाटर रिलीज हुई तो इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इसे कनाडा की ओर से ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए नामांकित किया गया। जिस फिल्म को भारत में बनने नहीं दिया गया, उसी फिल्म ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। दीपा मेहता की विरासत है उनका अदम्य साहस। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा की कोई सरहदें नहीं होती और सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने समझाया कि भारत सिर्फ ताजमहल और बॉलीवुड के नाच गानों का देश नहीं, बल्कि यहाँ गहरे सामाजिक मुद्दे भी हैं जिनका सामना करना जरूरी है। दीपा मेहता उन सभी फिल्मकारों के लिए एक मिसाल है जो अपनी कहानियों से दुनिया को चुनौती देना चाहती है।
सई परांजपे की सादगी भरी क्रांति, अपर्णा सेन की बौद्धिक बेबाकी, कल्पना लाजमी का जमीनी गुस्सा और दीपा मेहता का वैश्विक विद्रोह, ये 4 कहानियां सिर्फ 4 निर्देशकों की नहीं बल्कि उस हिम्मत की है जो किसी भी सिस्टम से बड़ी होती है। इन शेरनियों ने उस दौर में फिल्में बनाई जब उनके पास न तो पैसा था, न समर्थन और न ही समाज की हामी। उनके पास भी थी तो सिर्फ एक जिद, अपनी कहानी दुनिया को बताने की जिद। उन्होंने पुरुष प्रधान बॉलीवुड में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि आने वाली पीढ़ी की महिला निर्देशकों को जोया अख्तर, मेघना गुलजार और गौरी शिंदे के लिए दरवाजा भी खोले। हमें इन 4 शेरनियों को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने इस रास्ते को बनाने के लिए कंकर और कांटे अपने हाथों से उठाए। उनकी फिल्में हमें याद दिलाती है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, कला समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। इनमें से आपकी पसंदीदा महिला निर्देशक कौन है, या कोई और निर्देशक है जिनकी कहानी हमें आप तक पहुंचानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी।